हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन करेंगे डाउनलोड करने के बाद और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल की या फिर 2 साल की वैलिडिटी के साथ करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं। एक बार प्राइस जरूर चेक करें, बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको ये 1 साल की और 2 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 90 से 95% तक आपको करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कवर होंगे। ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, यही अफेयर्स क्लाउड का हार्डवर्क है। लेकिन ये करंट अफेयर्स आपको किस तरह से मिलेंगे? ये मिलेंगे डेली करंट अफेयर सेक्शन। डेली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक क्विज सेक्शन जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा वीकली। वीकली में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और क्विज होगा जो कि वीकली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके अटेम्प्ट करोगे। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी: डिटेल पीडीएफ, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, पॉकेट पीडीएफ 2 लाइनर 3 लाइनर करंट अफेयर ताकि एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर सको। और आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक की जितनी भी न्यूज हैं वो आप एक ही पीडीएफ से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो आपको 3 चीजें मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड सिर्फ, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप जितना भी करंट अफेयर 2021 का जा चुका है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और गाइस, एक है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। अगर बच्चे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेट करंट अफेयर बहुत जरूरी है उनके लिए, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को यहां पे कवर कर रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है करियर्स क्लाउड को, उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है इसका। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपने कि इसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया रहा है ASH10 कोड को यूज करके। आपको कोई भी क्वेरी है आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर 17 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? मतलब लकड़ी का बना हुआ एक सैटेलाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड का पहला है, उसको लॉन्च करने जा रहा है। और वो लॉन्च कहां से किया जाएगा? न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है इसको लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब ईएस से जो है वो इसको क्या करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है वाइजा या वीजा वुडसैट। वुडसैट मतलब वुडन सैटेलाइट, वीजा जो है वो एक प्लाईवुड कंपनी का नाम है तो उसके नाम से जो है वो रखा गया है। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये दिखेगा, आप यहां भी देख सकते हो लिखा हुआ है वीजा वुडसैट, न्यूजीलैंड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। और एक यहां पे सेल्फी स्टिक भी आप देख रहे हो लगी हुई है जो कि इमेज लेने में जो है वो काम करेगा। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसका डिजाइन और इसको बनाया जो है, मतलब ये कहां पे बनाया गया है? फिनलैंड के अंदर बनाया गया है। और ये किसके दिमाग की खोज है? ये है जेरी मैकिनकेन, जो कि को फाउंडर हैं आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स के, जो कि एक आप कह सकते हो सैटेलाइट मेकिंग कंपनी है। और जो इनके सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग जगह पे जो है वो भेजे जाते हैं, तो उन्होंने जो है वो मतलब इसकी खोज की है। 10 बाय 10 इंटू 10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट शेप लाइक क्यूब, मैंने अभी आपको पिक्चर के अंदर दिखाया, आप दोबारा देख सकते हो, एक क्यूब की तरह ये दिख रहा है। और इसके अंदर स्टैंडर्डाइज बॉक्सेज है, सरफेस पैनल है जो कि प्लाईवुड से जो है वो बना हुआ है। इसके सिर्फ कॉर्नर जो है वो एल्यूमिनियम के जो है वो रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज मेटल की एक सेल्फी स्टिक भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब सारी चीजें जो है वो आप देख रहे हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करेगी। फिनलैंड के अंदर इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया, इवन नासा ने भी हेल्प की है इसके अंदर इसको और आगे बढ़ाने के अंदर। और दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में भी याद रख लेना है कि 1975 में इस एजेंसी को बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस।
और दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसेंटली जो है वो बहुत से मिशन जो है वो उन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें से एक मिशन जो है वो उन्होंने लॉन्च बेसिकली अनाउंस किया है कि वो वीनस का जो है वो मिशन करने वाले हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एनविजन। तो ये भी आपने जो है वो याद रख लेना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये मिशन जो है वो कहाँ पे लेके जाएगा इसको? वीनस का मिशन है, और ये कौन से ईयर में लॉन्च किया जाएगा? 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का एक बंदे को जो है वो मेंबर बनाया गया है। उस बंदे का आपने नाम बताना है कि किसको रिसेंटली जो है वो मेंबर बनाया गया है। तो नाम है उनका आनंद मोहन बजाज। तो याद रखना है आनंद मोहन बजाज। इन्होंने रिप्लेस जो है वो किसको किया है? तरुण बजाज को किया है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बजाज ही गए हैं, बजाज ही आए हैं। तो तरुण बजाज इनको रिप्लेस किया है, जो कि आपको पता है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। और आनंद मोहन बजाज जो कि अलग अलग पोर्टफोलियोज में रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मई 2020 से वहीं पे काम कर रहे हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं ट्रेजरी के अंदर। इवन डायरेक्टर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 2006 से लेकर 2011 तक। तो बहुत सी पोजीशंस इनके पास रह चुकी हैं। तो आनंद मोहन बजाज एक स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे आपने कवर करना है। यहाँ पे फोटो देख सकते हो, आनंद मोहन बजाज अपॉइंटेड एज दी सेबी बोर्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये घोषणा जो है वहां पे की है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसका एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में बनाया गया? 1992 में, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? मुंबई के अंदर। आपने कंफ्यूज नहीं कर देना IRDA के साथ, याद रखना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? हैदराबाद में मिलेगा। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? मुंबई के अंदर। और चेयरमैन कौन है दोस्तों? अजय त्यागी हैं, अजय त्यागी। तो बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप पहला नाम देख रहे हो नीरज बजाज का, जिनको रिसेंटली बनाया गया चेयरमैन किसका? बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो। इसके पहले राहुल बजाज थे, लेकिन राहुल बजाज जो हैं वो अब सिर्फ आप कह सकते हो कि मार्गदर्शक हैं, या उनको ऑनरेरी जो है वो चेयरमैन कहा जा सकता है। लेकिन उनको 5 साल के लिए ऑनरेरी पोजीशन दी गई है, जिनको हम कहते हैं चेयरमैन एमरिटस फॉर ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो ये आप याद रख सकते हो। जॉस जे कटूर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर ले? ज्वाइन कर ले। इसमें क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। तो यार नाम से अगर थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे तो आंसर जो है वो आपके सामने होगा कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, मतलब युवा शक्ति का यूज करके हम कोरोना को बेसिकली क्या करेंगे? मात करेंगे। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक को खत्म करने के लिए कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया है, और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हो चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, और इन्होंने इस प्रोग्राम का या कैंपेन की शुरुआत की है। तो कैंपेन का मतलब है फ्री फ्रॉम कोरोना विद द हेल्प ऑफ यूथ पावर कैंपेन। तो मतलब यूथ को हमने इस तरह से अवेयर करना है कि कोविड के लिए वो वैक्सीनेशन लगवाएं, वो जो भी नियम है उसका पालन करें। इसके लिए यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को चुना गया है, जिसके अंदर अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट किया जाएगा। कॉलेज टीचर्स को भी जागरूक किया जाएगा, इवन 16 लाख स्टूडेंट्स को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि कोविड-19 के जो अगेंस्ट एक प्रॉपर बिहेवियर, एक वैक्सीनेशन का जो चल रहा है मास वैक्सीनेशन, वो हमने पूरी करवानी है। और ये कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन रन करेगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेजेस की बात हो रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर होगा, और हेल्थ से रिलेटेड है तो पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को साथ में जोड़ा जा सके, वो भी यूथ को जोड़ा जा सके। और मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना दोस्तों, चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, और उनके पास एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का। अदरवाइज मेन गवर्नर वो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि लालजी टंडन जी का रिसेंटली देहांत हो गया था, जिसके बाद जो है वो आनंदीबेन पटेल के पास एडिशनल चार्ज है। कैपिटल भोपाल है दोस्तों। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है? वो है हमारे पास नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आप एक लिस्ट बना लो, अपनी कॉपी पे लिख लो किसी तरह से। मैं रब कर रहा हूं इसको, क्योंकि बहुत से नेशनल पार्क, और आपने याद रखना है मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसका एरिया, अगर आप देखोगे एरिया वाइज, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? बांधवगढ़, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। यहीं पे आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा मिल जाएगा दोस्तों।
आपको मिलेगा कुन्नो नेशनल पार्क। इसके बाद आप अगर और लोगे माधव नेशनल पार्क, बहुत है दोस्तों, बहुत है। माधव नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है एक। और यहीं पे आपको मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस। यहीं पे आपको मिलेगा संजय नेशनल पार्क, कंफ्यूज नहीं करना इसको संजय गांधी के साथ, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा। आपको मिलेगा यहाँ पे वन विहार, वन विहार। यहीं पे आपको मिलेगा शिवपुरी। दोस्तों इतने ज़्यादा हैं कि आप, और भी बहुत हैं, ये तो जस्ट मैंने जो जो मेरे दिमाग में आते गए मैंने आपको बता दिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, इट इज़ ओनली संजय, नॉट संजय गांधी, सतपुरा एंड नेक्स्ट इज़ वन विहार एंड शिवपुरी। और भी बहुत हैं, लाइक सतपुरा लिख लिया हमने, संजय लिख लिया हमने। यहाँ पे आपको मांडला प्लांट फोसिल्स नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, और भी बहुत से हैं, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विच विल बी लॉन्च्ड बाय चाइना इन द कमिंग डेज। तो 3 लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है इस स्पेस फ्लाइट के अंदर, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ये, और चाइना की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है इसको, क्योंकि चाइना का जो है वो एक स्पेस स्टेशन बन रहा है जो कि 2022 के एंड तक जो है वो खत्म, मतलब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। तो स्पेस स्टेशन को कंप्लीट करने के लिए 11 मिशन है दोस्तों, 11 मिशन है। अलग अलग मिशन में अलग अलग टारगेट रखे गए हैं, सामग्री पहुंचानी है वहां पे, अलग अलग काम करने हैं, तो 11 मिशन हैं। तो तीसरा मिशन जो है वो ये जा रहा है, जिसको ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन कहा जाता है, और इसका नाम क्या है, हेंजोउ 12। याद रखना, इसको शेंजोउ 12 भी कह सकते हैं, हेंजोउ 12 भी कह सकते हैं। और आप यहां पे भी देख सकते हो शेंजोउ 12, चाइनाज टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन सिंस 2016, क्योंकि इससे पहले उन्होंने लॉन्च किया था शेंजोउ 11, तो ये 2016 में किया था। अभी ये उनका दूसरा मिशन है जो ये कर रहे हैं, और ये गोबी डेजर्ट से जो है वो लॉन्च किया गया। 3 बंदे जो है वो इसमें भेजे जाएंगे। और शेंजोउ 12 का मतलब है डिवाइन वेसल, एंड इट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम द गोबी डेजर्ट, यहां से लॉन्च किया जाएगा। 3 महीने लगेंगे, सितंबर 2021 में ये वहां पे पहुंचेगा। और उसके बाद जो है वो आप कह सकते हो कि 3 महीने तक वहां पे रहने के बाद वहां पे ये मतलब काम क्या करेगा, स्पेस वॉक्स की प्रैक्टिस की जाएगी वहां पे, रिपेयर्स जो है वो साइंटिफिक ऑपरेशंस के किस तरह से हो सकते हैं, मतलब सारी चीजें जो है वो वहां पे एक बार प्रैक्टिस करके देखी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो उनका स्पेस स्टेशन बन रहा है, 2022 के एंड में बन जाएगा। और उसके स्पेस स्टेशन का नाम याद रखना है, क्या है, तायान गोंग। ये जो है वो दोस्तों स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, और ये 2022 के एंड में तैयार हो जाएगा। और खास बात क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 2024 में रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि एक ही स्पेस स्टेशन जो है, एक ही कंट्री का स्पेस स्टेशन होगा, वो चाइना का होगा। तो मतलब बाकी सारी कंट्रीज कौन सी कंट्री के स्पेस स्टेशन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी, चाइना के ऊपर। और यहां पे आप देख सकते हो कि रिसेंटली चाइना जो है वो मार्स पे जो है वो उतरा था, और उन्होंने अपना रोवर जो है वो उतारा था, जिसका नाम क्या था, हुरोंग या जुरोंग। तो उन्होंने जो है वो मार्स के ऊपर ये उतारा, और ये दूसरा कंट्री बन चुका है जिन्होंने मार्स के ऊपर अपना रोवर उतारा। इससे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। और चाइना जो है वो मेजर स्पेस पावर बनने की तैयारी में है दोस्तों 2030 तक। और इस साल ये मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ये 100th एनिवर्सरी है एक तरह की, आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जो भी मैंने आपको बताई हैं। रोंग आपको पता लग गया, मार्स का एक रोवर है। शेंजोउ 12 आपको पता लग गया, तायानगोंग जो है वो स्पेस स्टेशन का नाम है। वोस्तोक 1 जो है दोस्तों देख रहे हो आप, ये आप वो स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसमें यूरी गैगरिन जो है वो पहुंचे थे कहां पे, स्पेस के अंदर, जो कि फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस था, यूरी गैगरिन। मैं बात कर रहा हूं 1961 की। तो ऑप्शंस भी जो है वो थोड़ी सी आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। What is the name of digital banking solution platform which was launched by ICICI Bank for the corporates? मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज चाहिए, तो ये बैंक जो है वो अपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ICC स्टैक। क्या नाम है, ICC स्टैक। आप यहां पे भी देख सकते हो, ICC बैंक ने इसको लॉन्च किया, ICC स्टैक। स्टैक का मतलब है स्मार्ट रिलेशनशिप इंस्टेंटली, टी का मतलब है ट्रांजैक्ट डिजिटली, ए का मतलब अवेल इंस्टा लोन, सी का मतलब है केयर फॉर सेल्फ एंड बिजनेस, के का मतलब है कीप ग्रोइंग। लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि क्या स्टैक का मतलब है, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स के लिए उनकी हर तरह की जरूरत जो है वो इसमें पूरी की जाएगी। लाइक डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन है जिसका नाम रखा गया ICC स्टैक, कॉर्पोरेट्स है और उनके इकोसिस्टम के लिए है। और ICC स्टैक जो है वो दोस्तों कंपनी को 15 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है वो अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज कह सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स कह सकते हो, स्टील एंड देयर, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
4 मेन पिलर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आईसीआईसी स्टैक कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा। 4 पिलर्स में अगर आप देखोगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन आप कह सकते हो, डिजिटल सप्लाई चेन कह सकते हैं, बैंकिंग फॉर एम्प्लॉइज कह सकते हो, क्यूरेटेड सर्विसेज फॉर प्रमोटर्स एंड दी डायरेक्टर्स कह सकते हैं। तो इन 4 पिलर्स के ऊपर रखा गया है। और कोविड-19 के कारण किसी को भी ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है, 24/7 जो है वो ऑनलाइन असेस मिलेगी। तो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इसको नोट कर लें। और आईसीआईसी बैंक के बारे में दोस्तों याद रखना है कि आईसीआईसी बैंक की स्थापना जो है वो वैसे तो 1955 में की गई थी, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट 1994 में किया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी, याद रखेंगे संदीप बख्शी। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। लेकिन जो बाकी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे इनफाइनेट इंडिया, इंस्टा एफएक्स, मर्चेंट स्टैक, ये भी एप्लीकेशंस दोस्तों लॉन्च की गई हैं किसके द्वारा, आईसीआईसी के द्वारा। तो ये भी जो है वो आपने क्या रखना है, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आप देख रहे हो मर्चेंट स्टैक, ये भी आईसीआईसी ने लॉन्च किया। इसका काम क्या था कि जो ग्रोसर्स हैं, सुपरमार्केट रिटेलर्स हैं, या स्टोर चेन है जिनकी, ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं, या छोटी छोटी कॉमर्स फर्म्स हैं उनकी, तो उनको बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम था मर्चेंट स्टैक। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टा एफएक्स। इंस्टा एफएक्स जो है वो आईसीआईसी का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें आईसीआईसी बैंक की तरफ से फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड जो है वो दिया जाता है, और वो किसी भी कस्टमर को दिया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो आईसीआईसी से बिलोंग करता हो, किसी भी बैंक का यूज कर सकता है अपने फॉरेक्स को यूज करने के लिए। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म था आपके पास इनफाइनाइट इंडिया। ये बेसिकली था कि मल्टीपल टच पॉइंट्स जो हैं, आप मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन कंपनीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, इस इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकती है। जो फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर जो है वो काम कर रही हैं, तो उनको हर तरह की सहूलत जो है वो ये दी जाती है। तो ये सारे के सारे याद रखने, ये आईसीआईसी की तरफ से स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च शगुन, ए कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड एलआईसी गिफ्ट कार्ड। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एलआईसी की तरफ से गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया गया है, और ये एक बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया और रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया गया है। रुपे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। इस चीज को भी याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। और नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, शगुन है। और ये किस बैंक के साथ किया गया, आईडीबीआई बैंक के साथ किया गया है। और इस कार्ड का दोस्तों आप यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे, इवन आपने शॉपिंग करनी है तब भी आप इस कार्ड का यूज कर सकते हो, इसलिए इसको नाम दिया गया शगुन। किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है। तो एक तो गिफ्ट कार्ड मार्केट को इंक्रीज किया जा सकता है, और कैशलेस वेज किसी को गिफ्ट करने का वो भी यहां से प्रोत्साहन जो है वो दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एलआईसी सीएसएल, सीएसएल का मतलब है कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक की तरफ से रुपए प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया। और इस कार्ड की जो शेप और जो लुक्स हैं वो इस तरह की हैं। और आप देख सकते हो एलआईसी गिफ्ट कार्ड पावर्ड बाय आईडीबीआई बैंक और रुपे प्लेटफॉर्म के इसको लॉन्च किया गया। और शगुन गिफ्ट कार्ड जो हैं वो अवेलेबल होंगे फिलहाल जो हैं वो एलआईसी के ऑफिशियल यूज के लिए, उनकी जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए या उनके एसोसिएट्स के लिए। धीरे धीरे करके फिर ये और भी जगह पे ओपन किया जाएगा। इस कार्ड में आप जो है वो पैसा डलवा सकते हो, 500 से लेकर 10,000 रुपए तक का पैसा डलवाया जा सकता है। और इसमें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप कुछ पैसा इसमें खर्चते हो तो उसके अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे सीधा, मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि एक वाईफाई का सिंपल बना हुआ है, तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स हैं अगर आप 5,000 रुपए तक की शॉपिंग जो है वो यहां पे करते हो। और कार्ड की वैलिडिटी 3 साल की होगी और मल्टीपल ट्रांजेक्शन इसमें से की जा सकती हैं। तो मतलब ये फैसिलिटीज हैं जो इसके थ्रू मिलेंगे, इससे आपको न्यूज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा याद रहेगी। और रिसेंटली एलआईसी इंश्योरेंस ने एक आप कह सकते हो कि पॉलिसी लॉन्च की थी जिसका नाम था बचत प्लस। बचत प्लस दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो एलआईसी की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें सेविंग प्लान, चाहे वो इंडिविजुअल था चाहे कोई भी था, तो उसमें प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, सेविंग भी होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। जो भी डिसीज्ड फैमिली होल्डर होगा जिनके भी यहाँ पे डेथ हुई होगी, इवन मैच्योरिटी से पहले भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक के बारे में 2-3 चीजें याद रखनी है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2004 में, वैसे 1964 में बनाया गया था। इसके सीईओ कौन है, राकेश शर्मा, ये याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एलआईसी कार्ड्स के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन विच विल बी लॉन्च्ड बाय नासा टू मार्स इन 2024। दोस्तों कल और 2-3 दिन हो गए हम इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर मिशन जा रहा है, वीनस के ऊपर जा रहा है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। एन विजन मिशन जो है वो दोस्तों वीनस का मिशन है, और ये कौन लॉन्च कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वेरिटस और दा विंची प्लस, ये दोनों मिशन जो हैं वो भी वीनस के हैं, लेकिन ये दोनों मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है? नासा लॉन्च कर रहा है। ये 2028 से लेकर 30 के बीच में लॉन्च किया जाएंगे, ये 2030 में लॉन्च किया जाएगा। काम एक ही है कि एटमॉस्फेयर देखना है, कंपोजिशन देखने की, किस तरह से वहां पे जो है चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजों को लिए मिशन आपने याद रखना। तो एक ही ऑप्शन रह गया दोस्तों इसका कि मार्स मिशन का नाम क्या होगा जो नासा लॉन्च करेगा 2024 में? इसका होगा एस्कापेड। तो याद रखना एस्कापेड, और आप कह सकते हो एस्का PADE, किसी भी तरह से इसको याद रखना है। और रॉकेट लैब जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 2 फोटोन स्पेसक्राफ्ट बनाने हैं एस्कापेड मार्स मिशन के लिए, जो कि लॉन्च किया जाएगा कौन से ईयर में? 2024 में। और दोस्तों ये 2 फोटोन स्पेसक्राफ्ट बनाएगा, रॉकेट लैब बनाएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन बना रहा है, बस ये याद रखना है कि मार्स का एक मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और एस्कापेड का मतलब क्या है? एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर। एक बार एब्रीवेशन जस्ट पढ़ जरूर लेना, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है कि आपसे जो है वो एब्रीवेशन जो है वो पूछी जाए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो है वो इसका मीनिंग क्या है, या कहीं से पढ़ के आपको लग जाए कि हाँ ये जो है वो इसका हो सकता है। और स्पेसक्राफ्ट जो है वो मार्स के ऑर्बिट में जो है वो घूमेगा, देखेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, और देखेगा कि मैग्नेटोस्फीयर जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पे चेंजेस लेके आ रहा है। तो ये सारी चीजों को नोट करके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मार्स के बारे में पहुंचेगी। ये आपने जरूर जो है वो याद कर लेना है। और रॉकेट लैब के बारे में कुछ याद नहीं करना, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक कंपनी है, बस वो 2 स्पेसक्राफ्ट जो है वो बना रही है, किसके लिए? एस्कापेड मिशन के लिए। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट है नासा। नासा की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? वॉशिंगटन DC के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 14th एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो जो बाइडेन है, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और चीफ साइंटिस्ट कौन है? जिम ग्रीन। नासा के चीफ साइंटिस्ट कौन है? जिम ग्रीन। तो सारी ऑप्शंस भी कवर हो चुकी है, मिशन भी कवर हो चुका है, क्या काम करेगा वो भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर एंड बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो RBI की तरफ से 2000 आप कह सकते हो 20 से बात चल रही है, 2021 में फॉर्मेशन के बारे में कह दिया गया है, और यह भी कह दिया गया कि 1 जुलाई 2021 को यह स्टार्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या इसको बैड लोन भी कह सकते हो, बैड लोन बैंक कहा जाता है, या बैड बैंक भी कहा जा सकता है। इसको क्यों कहा जाएगा बैड कंपनी इसको? उसके पीछे कारण यह है कि जितने भी बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, अगर उनके NPA हैं, कोई मतलब एसेट परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई लोन नहीं वापस आ रहा, तो वो किसको दे देंगे? वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देंगे, फिर वो उसको क्या करेगा? रिकवर करेगा। और सबसे ज्यादा इसमें स्टेक जो है वो किसका रहेगा? वो रहेगा कैनरा बैंक का, क्योंकि 12% जो है वो स्टेक होल्डर बन गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो कैनरा बैंक टू बाय 12% स्टेक इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि वो 9% स्टेक जो है वो इसमें क्या करेगा? परचेज करेगा। इवन और भी बैंक्स जो है वो अब इसके अंदर आ चुके हैं। वो कैसे आ चुके हैं? क्योंकि कह दिया गया है कि लाइक चाहे वो SBI है, चाहे आप कह सकते हो कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, उन्होंने भी कह दिया कि वो 10% हिस्सा लेंगे इसके अंदर। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है कि ऐसा होगा। और ये बैंक जो है वो क्या करेगा? जितने भी बैंक्स और जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करेगा, जितने भी बैंक होंगे, किसको? NARCL को, ताकि वो रिकवरी कर सके। मतलब रिकवरी का जिम्मा जो है वो किसको दे दिया गया है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दे दिया गया है। तो ये जो बैंक है इसको बनाने की, मतलब जो ये कॉर्पोरेशन है, या आप कह सकते हो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बजट में भी बताई गई थी निर्मला सीतारमन जी की तरफ से। 1 जुलाई 2021 में इसको चलाने की संभावना है। लेकिन इसमें आपने एक बात और याद रखनी है, वो क्या है? वो है कि यार मतलब ये बना तो दी गई है, तो इसके पहले CEO कौन बनाए गए हैं? इसके पहले CEO हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बनाए गए हैं पदम कुमार नायर। पदम कुमार नायर, चाहे ओनली पदम कुमार याद कर लें, ऑलमोस्ट मैं एक आधे दिन छोड़ के आपको ये सारा रिवाइज करवाता रहता हूं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके अंदर।
तो दोस्तों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में जो है वो आपने याद रखना है। और कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के बारे में जरूर याद रखें। कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बेंगलुरु है, कर्नाटका के अंदर। और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन, ये भी याद रखेंगे। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1906 में हुई थी। और रिसेंटली सिंडिकेट बैंक जो है, लाइक अप्रैल 2020 में जब बैंक्स के मर्जर हुए थे, तो सिंडिकेट बैंक को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था। और एक बात और याद रखनी है, इनके एमडी और सीईओ वो हैं एल.वी. प्रभाकर, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which institute was developed a technique to detect the formation of cyclones at least 90 hours before the weather satellites? मतलब जब वेदर सैटेलाइट्स इसको पिक करेंगे उससे भी 90 घंटे पहले जो है वो पता लग जाएगा कि साइक्लोन जो है वो आ रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन का पता लग जाएगा बाय डिफॉल्ट, जो है वहां से एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा और हमें और टाइम जो है वो मिल सकता है काफी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। और ये है दोस्तों आईआईटी खड़गपुर और वेस्ट बंगाल के अंदर। और इन्होंने एक चाइना के इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके इसकी खोज जो है वो की है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं, वो उन्होंने इसको बनाया है। तो इसको जरूर याद रखना। और चाइना के इंस्टीट्यूट का नाम है यांताई इंस्टीट्यूशन ऑफ कोस्टल जोन रिसर्च। तो आप देख सकते हो चाइना का इंस्टीट्यूशन और आईआईटी खड़गपुर दोनों ने इसको डेवलप किया टेक्निक को। और ये टेक्निक जो है वो साइक्लोन्स को डिटेक्ट कर लेगी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर 90 घंटे पहले, जबकि वेदर सैटेलाइट्स को जो है वो उसमें टाइम लगेगा। और इसमें क्या होता है कि पोस्ट मॉनसून स्फीयर साइक्लोन्स या प्री मॉनसून जो साइक्लोन्स हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो है वो डेवलप होते हैं, जब उनको एनालाइज किया जाएगा उसके बाद जो है वो एक पैरामीटर जो है वो लगा दिया जाता है। जब उस पैरामीटर को साइक्लोन क्रॉस करेगा तो हमें पता लग जाता है कि साइक्लोन की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो उस टेक्निक के थ्रू इसका यूज किया जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड जितना ही याद करें, जितना स्लाइड में लिखा हुआ इसी क्वेश्चन को याद कर लें। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रेड फोरम 2021? तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड फोरम दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जो ट्रेड फोरम है ये किसके अंडर आता है? ये आता है एक पॉलिटिकल फोरम है किसका? यूनाइटेड नेशन CTAD, जिसका मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो उसका प्लेटफॉर्म है। हम हर रोज कोई ना कोई रिपोर्ट करते हैं इनके बारे में, तो उनका ही ये प्लेटफॉर्म है। और ट्रेड फोरम प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पीयूष गोयल जी ने इसको रिप्रेजेंट किया। और इसका थीम क्या है? टूवर्ड्स ए ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी, टूवर्ड्स ए ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी। इवन ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने यह भी कहा है कि जो ट्रेड है वो और अच्छा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उन कंट्रीज के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। स्ट्रगल का मतलब है उनको जो है वो लोन ग्रांट्स जो है वो क्या करनी पड़ेंगी? प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और ये भी कहा है जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि अगर सप्लाई के अंदर रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए कोविड-19 की, तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है पूरे वर्ल्ड को। वो अपनी पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट करेगा ही करेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड को भी जो है वो वैक्सीनेट कर सकता है। मतलब इतनी ज्यादा खपत जो है वो हम बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 500 मिलियन लोग जो हैं उनको बेनिफिट मिल चुका है। और हमारा टारगेट है कि 100% लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी आपने 2-3 चीजें जो है वो इसके अंदर याद रखनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड फोरम 2021, इसका थीम और किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और ये किसके अंदर आता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? जिनेवा के अंदर मिलेगा, जिसकी 195 मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं? कंट्री मेंबर हैं। और दोस्तों बाकी जो आप यहां पे देख रहे हो बिल्ड बैक बेटर, जो हमने कल ही किया है G7 जो लीडर समिट हुई है, कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में कॉर्नवॉल के अंदर। तो वहां पे जो है ये मीटिंग हुई और वहां का थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। तो ये याद रखना है। एक तो प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स दोस्तों G20 का, G20 साइंस मीटिंग का थीम रहा है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। G7 की कौन कर रहा है इस साल? यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। तो ये तीनों थीम्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर से करोगे। इंडिया बिहाइंड चाइना एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और ये रिपोर्ट किसकी तरफ से दी गई है? ये रिपोर्ट दी गई है सिप्री की तरफ से। सिप्री का मतलब यहां पे क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। याद रखना है, दोबारा से बोल रहा हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एंड सिप्री का हेडक्वार्टर बाय डिफॉल्ट यहां से नाम से क्लियर हो रहा है कि कहां पे होगा? स्टॉकहोम के अंदर होगा दोस्तों। तो और स्टॉकहोम आपको पता है कि कहां पे है? स्टॉकहोम है स्वीडन के अंदर।
तो इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो वॉरहेड्स के अंदर जो है वो चाइना और पाकिस्तान से जो पीछे गया है, लेकिन अदरवाइज तीनों कंट्रीज ने जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स को इंप्रूव किया है, उनके बड़ा है न्यूक्लियर आर्सेनल। और इंडिया जो है वो 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ 165 है, 9 का गैप है। और चाइना तो मतलब आपको पता है ऑलमोस्ट हमसे डबल है, डबल से भी बहुत ज़्यादा है, 350 वॉरहेड्स हैं उनके पास। और आप यहाँ पे देख सकते हो इवन सबसे ऊपर रशिया, रशिया के पास 6255 वॉरहेड्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5550 हैं, 5550। चाइना तीसरा, चौथा फ्रांस, पांचवा यूके, छठा पाकिस्तान, पाकिस्तान ऊपर है हमसे, और सातवां स्थान जो है वो किसका है, इंडिया का। इसमें तो स्थान नहीं याद रखना, मतलब नंबर नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना कि इंडिया उनसे पीछे है। और 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और टोटल को मिला दें तो 13,080 मतलब 13,080 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं 2021 के स्टार्टिंग पॉइंट तक। लेकिन दोस्तों इसमें एक खास बात है कि 2020 में ज़्यादा थे, जो अगर सारे कंट्रीज का टोटल करते हैं तो 13,400 थे अकॉर्डिंग टू सिप्री। लेकिन अभी जो है वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। और 90% तो आपको पता ही है किसके पास होगा, रशिया और यूएस के पास होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 6,000 और 5,000 आप देख सकते हो यहाँ पे 11,000 से भी ऊपर जो है वो किसके पास है, इन दो कंट्रीज के पास है। इसका मतलब ये एक्सपेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो फॉलो करने हैं, और मतलब इनकी रीच भी जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज कर रही है। तो मतलब इसको किसी तरह से रोकना होगा, क्योंकि इसका मतलब होना जो है वो किसी भी कंट्री के लिए खतरा है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो इसको एज सच इन एंगर या किसी भी वॉर के दौरान अगर यूज कर लेती है तो बहुत ह्यूमैनिटी लॉस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सिप्री के बारे में बात कर चुके थे, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया बाय विच ईयर। तो हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था कि यूनाइटेड नेशन ने एड्स को खत्म करने के लिए जो है वो एक ईयर जो है वो निश्चित कर लिया है, और वो कौन सा था, 2030। सेम ही दोस्तों मलेरिया का है, इंडिया ने टारगेट कर लिया कि 2030 तक हम मलेरिया को खत्म कर देंगे। तो इसमें आप कह सकते हो 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे पास सामने आई हैं। एक तो आप देख सकते हो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक ICMR है जिसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक NGO है जिसका नाम है मलेरिया नो मोर। ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, और इन्होंने टारगेट किया कि हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि मलेरिया जो है वो वेदर से इन्फ्लुएंस होता है। लाइक आप कह सकते हो कि जहां पे पानी खड़ा हो गया वहां से मलेरिया फैल सकता है। तो वेदर से या वेदर इवेंट्स के थ्रू जो है वो मलेरिया क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। तो इसका मतलब इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हेल्प ले ली जाए तो इसका मतलब हम जो है वो मलेरिया को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। तो दोनों ही डिपार्टमेंट, चाहे वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, दोनों मिलकर जो है वेदर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए जो है वो डाटा इकट्ठा करेंगे, वेदर का भी और मलेरिया का भी, फिर दोनों को कंट्रोल करने के बारे में इफेक्टिव मेथड जो है वो निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपने जस्ट रीड आउट करना है न्यूज को, और कुछ नहीं करना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में जान सकते हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो बलराम बरगवा हैं, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको याद कर लो, सिर्फ पढ़ लो एक बार और कुछ नहीं करना। IMD के बारे में भी एक बार देख सकते हो, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली होगा, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा होगा, मृत्युंजय मोहपात्रा, ये IMD के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिशन वंदन। जब भी मिशन वंदन आ गया मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्राइबल्स की। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने इसको लॉन्च किया होगा, और यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के कौन है, अर्जुन मुंडा जी। उन्होंने ये लॉन्च किया संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन। इससे ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वंदन स्कीम ही दोस्तों एक ऐसी है जिसके थ्रू जो ट्राइबल्स हैं उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कह सकते हो, उसको जो है वो हम अलग अलग जगह पे कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं। और इसमें नाम जरूर याद रखना है अपने, किसने ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ये अपने याद रखना। और यहां पे देख सकते हो ट्राइफेड एम्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ द वेरियस स्कीम ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स एंड लॉन्च वेरियस ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द मिशन मोड। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ट्राइफेड है दोस्तों। तो ट्राइफेड का मतलब आपको पता है, ट्राइफेड का मतलब क्या है, ट्राइफेड का मतलब है
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के देखेगी कौन कौन से प्रोग्राम चल रही है, और सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अच्छे लेवल पे जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। वंदन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च किया गया। इसका महत्व बहुत है, क्योंकि जो भी चीजें रिसीव होंगी या कुछ भी डिजाइन किया जाएगा या प्रोसेस में होगा, वो वंदन पोर्टल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो वंदन प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहे हैं, कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ट्राइबल इंडिया आउटलेट्स जो है वो खोली गई हैं, 7 ट्राइबल आउटलेट्स खोली गई जो उनके द्वारा चीजें बनाई गई हैं, ताकि ज्यादातर लोग जो है उसको खरीद सके और इनकी इनकम में वृद्धि हो सके। जैसे कि 2 छत्तीसगढ़ के अंदर, 4 जो है वो झारखंड के अंदर, 1 जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरह से इसको खोला गया। और एक ट्राइबल कॉफी टेबल बुक भी जो है वो लॉन्च की गई है। उसका मकसद यही है कि जो ट्राइबल हेरिटेज का रिच कल्चर है उसको इस बुक के अंदर जो है वो दर्शाया जा सके। और अर्जुन मुंडा जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो याद रखोगे, खुंती है झारखंड के अंदर, झारखंड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये पिक्चर से आप करोगे एशियान डेंगी या डेंगू डे 15 जून 2021। मतलब डेंगू का दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, वो है दोस्तों एशियान। मतलब एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वो सेलिब्रेट करते हैं 15 जून को डेंगू डे, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि डेंगू को किस तरह से रोका जा सकता है, रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। इसका एक थीम है एशियान यूनिट अगेंस्ट डेंगू एमिस द पेंडेमिक। मतलब पेंडेमिक के दौरान हम डेंगू को किस तरह से रोक सकते हैं, तो उसके बारे में इसका विचार किया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एशियन। एशियन का याद रखना है दोस्तों। एशियन का इस बार जो 2021 की चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, ब्रुनई के पास है, ब्रुनई। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो ब्रुनई से हैं 2018 से लेके 2022 तक, जिनका नाम क्या है, HE दातो। तो इतना ही याद कर लो, अदरवाइज बहुत बड़ा नाम है, HE दातो लिम जोखोई, लेकिन इतना याद कर लें। इसको एस्टैब्लिश किया गया एशियन को 1967 के अंदर, 1967। और इसका 2021 का थीम क्या है, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री साइंड MOU टू डेवलप सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। तो देखो सी प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज आ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और एक आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्योंकि पानी के जहाज जो है वो यहाँ पे बनाने की बात हो रही है, तो नए वाटर एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे जहां पे जहाज खड़े हो सकते हैं, जहां से उड़ान भर सकते हैं, और न्यू सी प्लेन रूट जो है वो वहां पे क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। और ये स्पेसिफिकली बताया गया कि 28 तो सी प्लेन रूट बनाए जाएंगे जहां से हवाई जहाज जाएंगे, और 14 वाटर एरोड्रोम्स जो हैं वो वहां पे क्रिएट की जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के बारे में याद रखना है, मनसुख मंडाविया जी हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं गुजरात से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी जी के पास है, जो कि राज्यसभा के मेंबर है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, GMR एविएशन एकेडमी एमिरेट्स ग्रुप सिक्योरिटी साइंड MOU। तो यार दोनों ने एक MOU साइन किया, 2 कंपनीज ने। एक तो GMR है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और 4th लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप देख रहे हो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें होगा क्या, इसका मेन मकसद है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जा सके, ताकि एविएशन प्रोफेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और एक इंडिया की कंपनी ने जो है वो टाई अप किया, ताकि टेक्निकल एक्सपर्टीज को शेयर किया जा सके, इंफॉर्मेशन को, और एविएशन सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, एसिक टू एक्सटेंड बेनिफिट्स टू कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स, या आप कह सकते हो एम्प्लॉइज ऑफ द म्युनिसिपल एम्प्लॉइज। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है एसिक, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है। उन्होंने कहा है कि जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर या काउंसिल के अंदर, तो उनको हम ये प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल याद रखना है। RBI परमिटेड मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस अंडर द भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक्सपेंडेड इट्स स्कोप। तो सिंपल है यार कि आप मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस जो हैं वो अब आप मतलब इस सिस्टम को यूज कर सकते हो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, उसके थ्रू मोबाइल रिचार्जेस को किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसने परमिशन दी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। MD और CEO कौन है, दिलीप असबे। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंडेड 4th LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 108.28 मिलियन टू एस्वातिनी। तो एस्वातिनी जो है वो अपनी पार्लियामेंट बना रहा है, जिसके लिए इंडिया जो है वो लोन ग्रांट कर रहा है। 4th इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो एक तरह की ये जा रही है, जिसके थ्रू जो है वो अपनी पार्लियामेंट का निर्माण करेंगे। ऑलरेडी 176.58 मिलियन जो है वो पैसा एस्वातिनी के पास पहुंच चुका है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एस्वातिनी। तो एस्वातिनी का पुराना नाम था स्वाजीलैंड, शायद बच्चों को ये याद होगा स्वाजीलैंड।
तो ये उनका पुराना नाम है, और ये कंट्री जो है वो सदर्न अफ्रीका में आपको मिल जाएगी। मैप के अंदर आप देख सकते हो, और अफ्रीका का स्मॉलेस्ट कंट्री है ये। इसकी कैपिटल दो हैं दोस्तों, मबाबेन, और एक हमारे पास कौन सी है, लोबाम्बा। दिस इज द टू, देयर आर टू कैपिटल्स बेसिकली। एंड करेंसी जो है वो कौन सी है, स्वाजी लिलांगनी। ये जो है वो क्या है, करेंसी है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सिर्फ स्वातनी देखोगे, अगर मैप देखोगे साउथ में आपको मिल जाएगा। पहले भी मैंने बहुत बार शो किया है, पहले भी न्यूज़ आई थी, लेकिन हम इसको फिर किसी दिन जो है वो आपको मैप के अंदर भी शो कर दूंगा। एक्सिस बैंक इनेबल्ड व्हाट्सएप बिजनेस सोल्यूशन बाय पार्टनरिंग विद द क्रिक्स मोबाइल। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत से बैंक का व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप का अब यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि आईसीआईसी ऑलरेडी कर चुका है, अब एक्सिस बैंक जो है वो इसको यूज़ कर रहा है। तो सिंपल याद रखना है कौन सी टेक्नोलॉजी को, मतलब कौन सी कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, क्रिक्स मोबाइल को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 16 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था, विच नेशनलाइज्ड बैंक वाज मर्ज्ड विद द पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन था कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन से बैंक को मर्ज किया गया 1993। प्रॉब्लम क्या थी कि 1969 में 14 बैंक्स को मर्ज किया गया, इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। 1980 में फिर 6 बैंक्स को और कर दिया गया, मतलब 1980 के एंड तक 20 बैंक नेशनलाइज्ड हो चुके थे। फिर 1993 में क्या हुआ कि एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया। तो 1993 के एंड में हमारे पास कितने नेशनलाइज्ड बैंक रह गए, 19 नेशनलाइज्ड बैंक हमारे पास रह चुके थे। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी फॉर्म्ड इन 1982। तो सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी क्यों बनाई गई थी 1982 में, उसका काम आपने बताना है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, लेंथी ऑप्शंस है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लें और आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, और आप हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे। तो दोस्तों, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।